तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। ये दिल धड़के तेरी ओर बार बार। ये दिल धड़के तेरी ओर बार बार। तूने ऐसा क्या किया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेसन में अपन बात करने वाले हैं सहलग्नता की। पिछली क्लासों में हमने जेनेटिक्स के संबंधित बातें की और जेनेटिक्स में हमने कल की क्लास में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात की थी। जेनेटिक्स को ही आगे बढ़ाते हुए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम है सहलग्नता। तो जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, सहलग्नता। जैसा कि आप जानते हैं कि जीन जो कि लक्षण के निर्धारण की इकाई है, लक्षण को निर्धारित करने वाली इकाई या कारक, जिसे जीन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो पिछली क्लासों में हमने ये भी बात की थी कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अतः डीएनए की जो इकाई है वो जीन है, और जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, तो गुणसूत्र हमारे डीएनए से निर्मित होते हैं और डीएनए की इकाई ही जीन होती है। अतः जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। लेकिन जब जनन के समय जब जनक से लक्षण संतति में वंशागत होते हैं, तो उन लक्षणों की वंशागति के लिए जो उत्तरदायी है वो कारक भी अपना क्या होता है? जीन होता है। और वह जीन गुणसूत्रों के साथ संतति में गमन करते हैं। बात समझ में आई क्या? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जब फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के समय दोनों गैमेट्स के जो न्यूक्लियस है और उसमें स्थित क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स संतति में गमन करते हैं और उन क्रोमोसोम्स अतः गुणसूत्र पर ही अपने जीन स्थित होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो जब वंशागति के समय गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन एक साथ संतति में गमन करते हैं। हालांकि ऐसा सभी में नहीं मिलता। कुछ एक जीवों में और कुछ एक पादपों में ऐसा मिलता है कि सभी जीन, गुणसूत्रों पर स्थित सभी जीन एक साथ संतति में गमन करें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ड्रोसोफिला है, और प्लांट्स में मेज मक्का है, उनमें ऐसा देखने को मिलता है। तो जब गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन एक साथ संतति में यदि गमन करते हैं, तो ऐसी जीन अपनी सहलग्न जीन कहलाती है और यह गुण सहलग्नता कहलाता है। आई होप बात समझ में आई होगी। सहलग्नता एक महत्वपूर्ण गुण है कि जीन गुणसूत्रों पर क्या है? स्थित हैं, और जीन एक साथ संतति में वंशागत होते हैं, तब अपन उसे सहलग्नता कहते हैं। आप कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों कि जब गुणसूत्र संतति में गमन कर रहे हैं और उन गुणसूत्रों पर स्थित जीन एक साथ संतति में गमन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि जीन एक दूसरे से पृथक नहीं हो पा रहे, एक साथ जा रहे हैं। पृथक इसलिए नहीं हो पा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि जो गुणसूत्र पर स्थित जीन किसी न किसी एक आकर्षण से बंधे हुए हैं। समझे बात को? और वही गुण आपका सहलग्न गुण है। बात समझ में आ रही होगी। एक आकर्षण गुण से जो जीन है गुणसूत्र पर बंधे हुए हैं, जिससे कि गुणसूत्र जीन पृथक नहीं हो पा रहे और एक साथ संतति में गमन कर रहे हैं। वही गुण तो सहलग्न है, वही गुण तो सहलग्न है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपन कहें कि जीनों के मध्य में यदि दूरी बढ़ाती जाएं, जीनों के मध्य में यदि दूरी बढ़ाते जाएं तो सहलग्न गुण कम होता चला जाएगा। अतः उनके मध्य जो आकर्षण होगा वो कम होता चला जाएगा। अपन कह सकते हैं कि सहलग्न गुण कम होता चला जाएगा। तो बात यहाँ से ये समझ में आ गई होगी कि सहलग्नता जीनों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है। अतः जीनों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आई? यदि जीनों के मध्य दूरी बढ़ाते हैं तो अपनी जो सहलग्नता है वो कम हो जाएगी दोस्तों। और यदि जीनों के मध्य दूरी को बढ़ाते हैं तो सहलग्नता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि जीनों के मध्य की दूरी को कम करते हैं तो अपनी सहलग्नता बढ़ जाएगी। यहाँ तक की बात आपके भेजे में समा जानी चाहिए। मुझे आशा है कि यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं कि जो सहलग्नता है इसका प्रयोग सर्वप्रथम मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला में किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण तथ्य है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, जो एक शब्द के उत्तर वाले, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और समझ में आ गई? ठीक है, तो आशा है यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बात आगे की करें तो देखिए दोस्तों, सहलग्नता दो प्रकार की होती है। सहलग्नता दो प्रकार की होती है, एक पूर्ण सहलग्नता, दूसरी अपूर्ण सहलग्नता। कि सर ये क्या होती है? पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता ये क्या होती है, समझिए कि जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन इतने अधिक नजदीक स्थित हों। मतलब ये है कि गुणसूत्र पर स्थित जीन अधिक पास पास हों। और अभी हमने बात की थी दोस्तों कि जब पास पास ज़्यादा होंगे, जीन यदि पास पास होंगे तो सहलग्नता अधिक होगी और इनकी वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी नए संयोग बनाए होती है। ऐसे हम पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? सर अपूर्ण सहलग्नता क्या होगी? अपूर्ण सहलग्नता में क्या होता है कि यदि जीन एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखें, मतलब गुणसूत्र पर स्थित जीन, जैसे अपन बात करें तो ये आपका एक गुणसूत्र है, ये आपका गुणसूत्र है, यहाँ पर एक जीन 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 है। जब ये दूरी बनाए रखे हैं, एक जीन इधर एक जीन इधर, एक जीन यहाँ ये जीन इधर, तो इन दोनों के मध्य में, जीनों के मध्य में आकर्षण कम हो जाएगा। जब सहलग्न कम होगा, समझ में आ रही है? सहलग्न गुण कम होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि गुणसूत्र पर, ये गुणसूत्र के जो खंड हैं, जीन जिस गुणसूत्र के जिस भाग पर जीन स्थित है वह भाग टूट कर इस दूसरे भाग के, इस दूसरी जो स्ट्रैंड है, दूसरा जो रज्जु है इस गुणसूत्र का,
उसके भाग से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसे अपन क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। आप जानते होंगे जीन विनिमय क्या है। गुणसूत्रों के आदान प्रदान, गुणसूत्रों के भागों का आदान प्रदान हो जाता है। एक भाग यहाँ से टूट कर, ये खंड टूट कर इससे प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस स्ट्रैंड की जीन इस पर आ जाती है और इस स्ट्रैंड की जीन इस पर आ जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर सहलग्नता का क्या है, विपरीत है, विलोम है। बात समझ में आई क्या। तो ऐसी कंडीशन में वो पूर्णतः संलग्न नहीं होंगे, क्योंकि यदि पूर्णतः संलग्न होते तो क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं। ऐसी कंडीशन अपूर्ण संलग्नता कहलाती है और ये होती है अर्धसूत्री विभाजन के समय। बात समझ में आ रही है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस समय जीन विनिमय द्वारा परस्पर आदान प्रदान हो जाता है और गुणसूत्रों पर दूर दूर स्थित जीन अपूर्ण रूप से संलग्न होते हैं, क्योंकि इनमें जीन विनिमय द्वारा पृथक्करण की क्या हो जाती है, संभावना अधिक रहती है। इसे अपन क्या कहते हैं, सहलग्नता। कौन सी, अपूर्ण सहलग्नता। बात समझ में आ गई। तो इसे अब डायग्राम से समझते हैं दोनों को। तो देखिए दोस्तों, आपको इस क्रोमोसोम के अंदर रेड कलर के छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे होंगे, जो कि एक क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम पर स्थित जीन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये सभी जीन इस क्रोमोसोम पर कम दूरी के मध्य में स्थित है, मतलब इन जीनों के मध्य में दूरी कम है और ये सभी जीन एक साथ जब संतति में गमन होता है, किसका, इस क्रोमोसोम का, जब लक्षण संतति में गमन करते हैं तो इस क्रोमोसोम के माध्यम से जाएंगे और ये जीन भी इसी क्रोमोसोम पर स्थित हैं और सभी जीन एक साथ किस में जाएंगे, संतति में जाएंगे। इसे अपन क्या कहेंगे, पूर्ण सहलग्नता। एग्जाम्पल ड्रोसोफिला, एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार का दोस्तों जब बात करें अपूर्ण सहलग्नता की, तो देखिए इधर यहाँ पर क्रोमोसोम्स आपको दिख रहा है और क्रोमोसोम पर रेड कलर के आपको जीन्स दिखाई दे रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जीन के मध्य और इस जीन के मध्य में दूरी अधिक है और इसके कारण इनके मध्य में जो आकर्षण अतः सहलग्न गुण है वो कम है। ऐसी कंडीशन में इस भुजा का ये जीन इस भुजा के जीन से प्रतिस्थापित हो जाता है, इसे अपन क्रॉसिंग ओवर अतः जीन विनिमय कहते हैं। और इस कंडीशन के होने के कारण गुणसूत्रों में क्या हो जाती है, विभिन्नता उत्पन्न हो जाती हैं और संतति में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो अब कभी आपसे पूछा जाए कि संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होने का जो कारण होता है वो क्या होता है, जीन विनिमय होता है। और ये जीन विनिमय की घटना दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के समय ही होती है। बात समझ में आ रही है ना। अर्धसूत्री विभाजन के समय ही जीन विनिमय की घटना होती है और ये जीन विनिमय के होने का कारण ही हमारी इस सहलग्नता को क्या बताता है, अपूर्ण बताता है। क्या बताता है, अपूर्ण बताता है। ये कौन सी सहलग्नता होती है, अपूर्ण सहलग्नता। और ये होती है मक्का में। ये किस में होती है, मक्का में होती है, मेज में होती है दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी। आगे की बात करेंगे अपन अगली क्लास में, एक नया टॉपिक लेके आए होंगे। तो आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।